हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 9 में मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? ट्रायंगल्स देख रहे हैं, जहां पे हमने आज क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे ऐसे टर्म्स जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रायंगल स्पेसिफिक टर्म्स है ये। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो वो टॉपिक वहां पे एंड होता है। अब देखो आज क्या क्या देखेंगे कि आपको पहले आइडिया दे देता हूं टॉपिक्स का। सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन के बारे में। क्या देखेंगे हम? मीडियन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रोइड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑर्थोसेंटर क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, इन सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, सरकमसेंटर क्या है। अब देखो इन सभी टर्म्स के बगल में मैंने ब्रैकेट में एक टर्म लिखी है। इसका क्या मतलब है कि ये जो टर्म है ना, ये इससे रिलेटेड है, ये टर्म इससे रिलेटेड है, ये टर्म इससे रिलेटेड है, ये टर्म इससे रिलेटेड है। तो अब समझते हैं कि क्या चीजें हैं। देखो सभी ध्यान देना। अगर मान लो बोर्ड पे मैं एक नॉर्मल ट्रायंगल बना रहा हूं आपके लिए, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, देखो फ्री हैंड ट्रायंगल बना रहा हूं, थोड़ा लेंथ इधर उधर हो सकता है, माइंड मत करना। ठीक है, चलो ये ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या, इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं ABC। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल AB और C। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल ABC है। अब देखो बात करते हैं मीडियन की। क्या बात कर रहा हूं मैं? मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है इसको आराम से समझते हैं। एक साइड चुन रहा हूं मैं, ठीक है, साइड कितना है? BC। मान लो BC है 6 सेंटीमीटर का, मान लो। ठीक है, अब क्या करूं मैं? 6 सेंटीमीटर को मैं आधा करूं, कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। तो 3 सेंटीमीटर में एक पॉइंट बनाता हूं। कितने पे? 3 सेंटीमीटर में एक पॉइंट बना रहा हूं। तो आप पूछोगे सर आपने 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट क्यों बनाया? तो वो समझाऊंगा मैं थोड़ी देर से। तो 3 सेंटीमीटर में मैंने एक पॉइंट बना दिया। तो देखो अब क्या हो रहा है कि पूरा साइड 6 सेंटीमीटर का, मैंने 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क किया। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना हुआ बचा हुआ? 6 - 3 3 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। तो कुल मिला के बात यहां क्या है? बात यह है कि मैं ट्रायंगल की एक साइड पे एक ऐसा बिंदु ढूंढूं। कौन सा बिंदु ढूंढूं? जो कि इसके बीचों बीच हो। क्या हो? इसके बीचों बीच हो, इसको बाइसेक्ट कर रहा हो। इसको क्या कर रहा हो? बाइसेक्ट कर रहा हो। बीचों बीच का क्या मतलब? इसके बाइसेक्ट कर रहा हो। और इस बिंदु को मैं इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या करूं? ज्वाइन कर दूं। क्या मैं बोल रहा हूं? सबसे पहले एक साइड चुनो, साइड के बीचों बीच का पॉइंट ढूंढो। तो वो पॉइंट क्या करेगा? इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। उसके बाद इस पॉइंट को मैं इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं। तो अगर मान लो इसको मैं ज्वाइन करूंगा ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो क्या हो जाएगा? देखो इस लाइन को मैंने ज्वाइन किया यहां पे। क्लियर? तो मैंने क्या किया? सबसे पहले लाइन ढूंढी, लाइन का मिड पॉइंट ढूंढा, लाइन का मिड पॉइंट ढूंढा, उसको मैंने उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। इसी लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो मीडियन क्या है मेरी? कैसे डिफाइन करोगे? तो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट, या फिर मीडियन इज अ लाइन, ठीक है, विच व्हेन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, विच व्हेन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स bisects the side, bisects the side opposite to, bisects the side which is opposite to the vertex। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हिंदी में अगर मैं इस चीज को बोलूं तो मैं आपको यह बोलूंगा, एक ऐसा लाइन तुम बनाओ या लाइन सेगमेंट बनाओ जो एक वर्टेक्स से चले और अपने सामने वाली लाइन को, कौन सी लाइन को? ट्रायंगल के साइड को आधे हिस्से में डिवाइड कर दे। ऐसा डिवाइड करे कि दो बराबर हिस्से मेरे को मिल जाएं, तो वही क्या कहलाता है? उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। तो अगर मैं ये अब 3 6 हटा दूं और मैं अब आपसे पूछूं, तो आप क्या बोलोगे? कि मीडियन एक ऐसी साइड है जो एक वर्टेक्स से निकले और अपने सामने वाली साइड को आधा करके निकल जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी चीज में डायग्रामेटिकली किसी को इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या करता था? मैं ऐसे डैश का यूज करता था। ये मैंने आपको बताया था कि ये बराबर ये है, ये मैं कैसे दिखाऊंगा? डैश से। तो यहां से अगर मैं इस चीज को बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? मान लो ये ट्रायंगल क्या था? ABC। इस पॉइंट को मैं मान लो नाम दे देता हूं P। तो अगर आपको बोल दिया सवाल ने कि AP क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या बोल दिया सवाल ने? AP है। तो AP क्या कर रहा होगा? AP अपने सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा, 2 बराबर हिस्सों में।
तो क्या हो जाएगा, बीपी और पीसी बराबर हो जाएंगे। तो ये ऐसा डिवाइड करेगा कि हमारे दोनों साइड दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। क्लियर। तो अगर ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से एक साइड की ओर गया है तो क्या ट्रायंगल में एक ही वर्टेक्स होता है? बिल्कुल नहीं, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। यानी कि अगर एक वर्टेक्स से एक साइड है तो बाकी कितने, 2 कॉम्बिनेशन और बचे हैं। यानी एक यहां से भी ऐसी लाइन जा सकती है, एक यहां से भी ऐसी लाइन जा सकती है। तो चलो बना के देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां से भी एक ऐसी लाइन बना रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से सबसे पहले मैंने एक बनाया, ऐसा बनाया कि अपने सामने वाली साइड को ये आधा कर दे। क्या कर दे, एग्जैक्टली आधा कर दे। तो चलो बनाकर देखते हैं। ये हमने बनाया। तो अब ये जो मान लो इसको मैं बोल रहा हूं सी क्यू, क्या बोल रहा हूं, सी क्यू। तो दूसरा मीडियन क्या मिला मेरा, सी क्यू। दूसरा मीडियन क्या मिला मेरा, सी क्यू। अब सी क्यू क्या कर रहा है, अपने सामने वाली साइड को फिर से आधा डिवाइड कर दे रहा है। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे शो नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अब ये सिर्फ इस साइड को डिवाइड कर रहा है, ये इस साइड को डिवाइड कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये साइड इसके क्या हो, बराबर हो। कोई जरूरी नहीं है कि ये साइड इसके क्या हो, बराबर हो। तो इसको अब मैं इसी तरीके से शो करूंगा, लेकिन डबल एरो यूज कर दूंगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन में जो फिगर दिया होगा उसमें डाटा नहीं लिखा होगा, बस फिगर में इस तरीके से शो कर दिया होगा। तो तुमको क्या समझना है कि वो जो लाइन निकली है उसने साइड को आधा कर दिया, तो ये बराबर ये है, इतना पक्का चल गया। अब यहां से जो लाइन निकली उसने इसको आधा कर दिया, तो ये बराबर ये है, ये भी पक्का चल गया। तो जब ये डबल डैश उसने शो कर दिया तो तुमको ये समझना है कि सिर्फ इस साइड की बात हो रही है, जहां पे ये साइड इक्वल टू ये साइड है। अगर मैं इसको सिंगल डैश रहने देता तो फिर मैं कहता ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो गलत चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के सारे साइड क्या हो, बराबर हो। क्लियर। अब देखो इसी तरीके से यहां से भी एक लाइन निकलेगी, क्या होगी, यहां से भी एक लाइन निकलेगी। तो यहां से लाइन निकालोगे तो देखो कैसा जाएगा वो। यहां से एक और लाइन निकाली मैंने, निकालते हैं भाई। अब देखो यहां पे यहां से एक और लाइन निकली, मान लो इस तरीके से गई। अब आप क्या देख रहे हो, अगेन इस वर्टेक्स से ये लाइन निकली है, इस वर्टेक्स से ये लाइन निकली है, सामने वाले साइड को क्या कर रही है, 2 आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर रही है। कर दिया भाई, कितना हो गया, ये है P, ये है Q, इसको मान लो मैं R बोल देता हूं। तो अब देखो ये साइड इसके बराबर है, तो देखो अब 2 बार डैश यूज कर चुके हो, तो अब 2 बार यूज नहीं करोगे, कितनी बार, 3 बार यूज करो। तो यहां से अब इस चीज को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, सी क्यू मीडियन ने अपने सामने वाली साइड ए बी को, सी क्यू मीडियन ने अपने सामने वाली साइड ए बी को 2 इक्वल पार्ट में बांटा। किस तरीके से बांटा, ए क्यू और क्यू बी में, ए क्यू और क्यू बी में। और कैसा बांटा, ऐसा बांटा कि दोनों बराबर हो गए। उसी तरीके से जब ये एपी आ रहा था तो अपने सामने वाली साइड क्या है, बीसी, बीसी को इन्होंने बांटा था। कैसे बांटा था, 2 इक्वल पार्ट में। उसी तरीके से अगर मैं किसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगी, कौन से साइड की बात करूंगा मैं बात करूंगा साइड एसी की। उसके लिए कौन सा मीडियन है, उसके लिए मीडियन है बी आर। तो कौन सा मीडियन हो गया ये, बी आर। बी आर मीडियन क्या कर रहा है, कौन सी साइड, बी आर मीडियन साइड एसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, ए आर और आरसी। तो ए आर और आरसी कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट पता लगा, अभी तक मेरे को यह पता लगा कि मीडियन नॉर्मली एक ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से निकलती है और अपने सामने वाली साइड को काटते हुए निकल जाती है। कैसे काटती है कि एग्जैक्टली इसको 2 भाग में डिवाइड कर दे। उसी तरीके से ये वाले वर्टेक्स से भी होगा, उसी तरीके से ये वाले वर्टेक्स से भी हो गया। तो क्या हुआ कि जब इतना ये किया गया तो लोगों ने देखा, मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि ये तीनों लाइनें क्या हो गई, एक बिंदु से पास कर रही थी। क्या हो रही थी, ये तीनों लाइनें एक ही बिंदु से मिलकर पास कर रही थी। क्या हो रही थी, ये तीनों लाइनें एक ही बिंदु से पास कर रही थी। और उसी बिंदु को क्या बोल दिया गया, सेंट्रोइड। क्या बोल दिया गया, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या है, क्या बोलोगे सेंट्रोइड की डिफिनीशन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पे तीनों मीडियन क्या हुआ के मिल जाएं या इंटरसेक्ट होते हुए निकले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या था, बेसिक, बहुत सिंपल, आपको इतना ही जानना है। इसमें और भी सारी चीजें हैं कि सेंट्रोइड
ये जो लाइन है उसको सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो अभी आपके इस टॉपिक का नहीं है, इसको मैं आगे जब ओलंपियाड लेवल पे बताऊंगा तब बताऊंगा, या फिर जब हम आगे चैप्टर में ये पढ़ेंगे अगर ये इनकाउंटर होता है तब बताऊंगा। अभी बस जितनी जरूरत है मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि ये सेंट्रोइड इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, मीडियन की या फिर सेंट्रोइड की। भाई ट्रायंगल हमने कितने तरह के पढ़ लिए हैं, 6 तरह के। हमने किसके एंगल के बेसिस पे देख लिया, हमने साइड के बेसिस पे देख लिया। तो इतना करने के बाद मीडियन की क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी, हर ट्रायंगल के लिए अलग आएगी, तो वो भी हम क्या देखेंगे, अपने हायर लेवल की क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में इतना पढ़ना है और इतनी नॉलेज सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हमने मीडियन कवर कर लिया कि मीडियन क्या है और सेंट्रोइड क्या है। मीडियन क्या है, एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से निकले, अपने सामने वाली लाइन को भेदते हुए निकल जाए। कैसे, कि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले। ऐसे करके ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स मतलब 3 मीडियन। तो ट्रायंगल के 3 मीडियन होते हैं। तीनों मीडियन देखा गया कि एक ही बिंदु से निकल रही है, या एक ही बिंदु से पास कर रही है, या एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसी बिंदु को क्या बोल दिया, सेंट्रोइड बोल दिया। समझ गए। अब देखो सेंट्रोइड को जनरली क्या होता है ना, जी से डिनोट किया जाता है, या कई लोग सी से भी डिनोट करते हैं। आप क्या करो, इसको सी ही मान लो। जनरली बुक्स में सी बोल दिया तो क्या समझना है, वो सेंट्रोइड की बात कर रहा है। क्लियर। ये आपका क्या हो गया, मीडियन की बात और सेंट्रोइड की बात। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर। तो देखो ये क्या है, अब देखो ऑल्टीट्यूड वर्ड से पता लग रहा है। ऑल्टीट्यूड वर्ड सुना है डिक्शनरी में, क्या होता है ऑल्टीट्यूड। भाई तुम 5 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे हो, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट से रिलेटेड कुछ होता है। क्या होता है, हाइट से रिलेटेड कुछ होता है। यानी कहीं पे भी ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है तो आप क्या समझोगे कि हाइट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। और जब भी हम मैथमेटिक्स में हाइट की बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूं इस लाइन पे हाइट बनाओ तो इस लाइन पे तुम कितनी सारी हाइट बना सकते हो। ये भी इसकी कोई हाइट है, ये भी इसकी कोई हाइट है, ये भी इसकी कोई हाइट है। या इस तरीके से मैं बोलूं, ये है मेरा ग्राउंड, ठीक है, ये है मेरा ग्राउंड, ये एक है बिंदु, इस बिंदु से ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है, ये भी हाइट है। तो मैथमेटिक्स में हम जनरली कौन से हाइट की बात करते हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं। सिर्फ एक हाइट की, और कौन से हाइट की, परपेंडिकुलर हाइट की बात करते हैं। और किसी हाइट की हम बात करते हैं नहीं करते हैं। तो बस ऑल्टीट्यूड में भी जो बात होगी किसकी बात होगी, परपेंडिकुलर हाइट की बात होगी। किसकी, परपेंडिकुलर हाइट की बात होगी। क्लियर। अब देखो ये तो आपने जनरल टर्म समझने के लिए कि चलो वर्ड ऑल्टीट्यूड अगर मेरे को अंग्रेजी में पता है तो मैं बता सकता हूं कि उसका मतलब क्या है। अब मैथमेटिकली इसको अच्छे से समझते हैं। एक फिर से ट्रायंगल बनाया मैंने, क्या ट्रायंगल बनाया, एबीसी। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, 6 तरह के ट्रायंगल पड़े हैं, उसमें से ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जब हम मीडियन की बात कर रहे थे तो हम वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन बना रहे थे जो सामने वाली साइड को आधा कर दे, ठीक है। जब हम ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे तो हम अपने वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो अपने सामने वाली साइड पे क्या बना दे, 90 डिग्री का कोण बना दे, या फिर 90 डिग्री हो जाए, या फिर परपेंडिकुलर हो जाए। यानी कि अगर इस चीज को मैं बोलूं तो मैं कैसे बोलूंगा, एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से निकले, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से निकले और अपनी सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर बना दे। क्या बना दे, परपेंडिकुलर बना दे। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ट्रायंगल का क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया भाई, ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से निकली एक ऐसी लाइन जो क्या हो जाए, ट्रायंगल पे उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। मान ली इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूं अगेन पी। तो इसका क्या मतलब है, लाइन एपी ऑल्टीट्यूड कब कहलाएगा, लाइन एपी ऑल्टीट्यूड कब कहलाएगा भाई, तब कहलाएगा जब एपी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। एपी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। इस साइन का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। एपी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, किसके, साइड बीसी के। तभी हम क्या कहेंगे, एपी क्या है मेरा, ऑल्टीट्यूड है। बहुत सिंपल डिफिनेशन। वहां पे आधे आधे हिस्सों में बांट रहा था, यहां पे सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे देखो, अब एक वर्टेक्स तो होता नहीं है ट्रायंगल में, बहुत सारे वर्टेक्स होते हैं। तो यहां से भी मान लो एक ऐसी साइड निकले, मान लो ये यहां कहीं जाके काटेगी, ठीक है, यहां पे कहीं परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखो परपेंडिकुलर है, कोई जरूरी नहीं है कि आधा ही कर जाए। जैसे यहां पे देख पा रहे हो, ये साइड इसके बराबर दिख भी रही है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको आधा ही कर दे। बस नेसेसरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
तो ये साइड इस पे परपेंडिकुलर हो गई। इस पॉइंट को मान लो मैं क्या मान लेता हूं, क्यू मान लेता हूं। इस पॉइंट को मैंने क्यू बोल दिया। तो क्या हो रहा है, हमारा लाइन बी क्यू, हमारा लाइन बी क्यू क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा। कब होगा ऑल्टीट्यूड, तो ये ऑल्टीट्यूड तब होगा जब लाइन मेरी बी क्यू परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, बी क्यू परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, एसी के। अब उसी तरीके से एक और वर्टेक्स बचा मेरा सी। तो अगर सी से एक लाइन निकालूं मैं, सी से एक लाइन निकालूं मैं और ऐसा निकालूं कि वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए अपने सामने वाली साइड पे, वो भी क्या कहलाएगी, ऑल्टीट्यूड। उसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। क्या उसको मैंने बोल दिया, आर बोल दिया। तो भाई वो क्या होगी साइड, देखो यहां पे अब मैं क्या बोलूंगा, सी आर। सी आर क्या हो रहा है मेरा, ऑल्टीट्यूड हो रहा है यहां पे। क्यों ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि सी आर किसके परपेंडिकुलर है, सी आर किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या पता लगा कि एक ट्रायंगल में जिस तरीके से 3 मीडियन होती थी, 3 ऑल्टीट्यूड भी होती है। जिस तरीके से मीडियन में एक साइड जो निकल रही थी एक वर्टेक्स से अपने सामने वाली साइड पे आधा कर रही थी अपने सामने वाली साइड को, ऑल्टीट्यूड क्या करता है, उस पर 90 डिग्री बना देता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। कोई पूछे कि ऑल्टीट्यूड, व्हाट एंगल इज मेड बाय ऑल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल, तो क्या बताओगे, 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ये एंगल भी 90 डिग्री, बगल वाला एंगल भी 90 डिग्री। उसी तरीके से यहां पे भी दोनों एंगल 90 डिग्री, उसी तरीके से यहां पे भी दोनों एंगल 90 डिग्री। अब जिस तरीके से मीडियन में क्या हो रहा था कि कोइंसिडेंटली, वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, कोइंसिडेंटली, ये मेरे को पता नहीं था होने वाला है, लेकिन ऐसा हो गया। क्या हो गया कि तीनों मीडियन एक ही बिंदु से होकर निकल गई, तो उस बिंदु को मैंने वहां सेंट्रोइड बोल दिया था। उस तरीके से ऑल्टीट्यूड के केस में भी देखा गया। क्या देखा गया कि तीनों ऑल्टीट्यूड, एक ट्रायंगल के मैक्सिमम कितने ऑल्टीट्यूड होंगे, 3 ही तो होंगे। मिनिमम कितने ऑल्टीट्यूड, 1। मिनिमम ऑल्टीट्यूड क्या बताओगे, 1। मैक्सिमम कितने बताओगे, 3। तो मैक्सिमम 3 ऑल्टीट्यूड होंगे। तो वो तीनों ऑल्टीट्यूड ऐसा देखा गया ड्रॉ करके कि वो एक ही बिंदु से पास कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु से पास कर रहे हैं। उसी को क्या बोल दिया गया, ऑर्थो सेंटर बोल दिया गया। उसी बिंदु को क्या बोल दिया, ऑर्थो सेंटर। उसी बिंदु को क्या बोल दिया, ऑर्थो सेंटर। मान लो मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो मीडियन क्लियर हो गया, सेंट्रोइड क्लियर हो गया, उसी तरीके से आपको ऑल्टीट्यूड क्लियर हो गया और ऑर्थो सेंटर क्लियर हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन यहां पे भी वही सारी बातें कि ये बिंदु इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही हैं, अलग अलग ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, ऑर्थो सेंटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। ये सारी अभी सिग्निफिकेंट नहीं है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं इसको ओलंपियाड लेवल पे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारा ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या देख पा रहे हो, इंटरनल बाइसेक्टर। क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर। तो देखो इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, देखो वर्ड क्या दिख रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर। सबसे पहला वर्ड है इंटरनल। इंटरनल मतलब कुछ अंदर का होगा, यानी ट्रायंगल के कुछ अंदर की चीज होगी। उसके बाद वर्ड दिख रहा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर वर्ड से क्या मतलब समझते हो कि किसी चीज को बाइसेक्ट करके जा रहा होगा। तो ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को बाइसेक्ट करके जा रही होगी, वो चीज क्या है वो अभी हम देखेंगे। क्या हम देख रहे हैं, इंटरनल बाइसेक्टर। क्या देख रहे हैं हम, इंटरनल बाइसेक्टर। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या है ये इंटरनल बाइसेक्टर। तो एक ट्रायंगल में जब इंटरनल बाइसेक्टर की बात होती है तो देखो ट्रायंगल के अंदर से साइड भी देख सकते हो, ट्रायंगल के अंदर एंगल भी है। तो इंटरनल तो 2 चीजें हैं, एंगल भी है, साइड भी है। बाइसेक्टर साइड का भी हो सकता है। तो साइड का बाइसेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, साइड का बाइसेक्टर तो हमने पढ़ लिया, क्या होता है, मीडियन होता है। बचा क्या, एंगल का बाइसेक्टर। क्या बचा, एंगल का बाइसेक्टर। तो पहले क्या बनाओ, एंगल बनाओ। एक एंगल, ये मेरा दूसरा एंगल, ये मेरा तीसरा एंगल। तो ऐसी लाइनें जो वर्टेक्स से निकले और उस वर्टेक्स पे जो कोण बना रही है, जो एंगल बना रही है, उसको आधी करते हुए निकल जाए। क्या करे, उसको बाइसेक्ट करके, उसको इक्वली डिवाइड करके निकल जाए और वो सामने वाली साइड को क्या कर ले, टच कर ले या किसी पॉइंट पे मीट कर जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब देखो एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एक नहीं होगा, हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि एक लाइन के अबाउट
हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक तो छोटा वाला जो जनरली इंटरनल होता है और एक बाहर वाला जो रिफ्लेक्स होता है। अब देखो बाइसेक्टर हमने यहां पे भी डिस्कस किया था, एक अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल के लिए बाइसेक्टर होगा, एक बाहर वाले एंगल के लिए भी तो बाइसेक्टर होगा। तो हम किस बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर की, यानी कि अंदर वाले एंगल की। क्लियर? तो एक ऐसा लाइन, या मैं कहूं सीधे सीधे एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ हो और ऑपोजिट साइड को किसी पॉइंट पे क्या कर जाए, जाके इंटरसेक्ट कर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या फिर इंटरनल बाइसेक्टर। किसके टर्म्स में? ट्रायंगल के टर्म्स में। मान लो इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं P। अब ये लाइन AP की क्या खासियत है? कोई आपसे पूछे AP क्या है, तो AP को क्या बताओगे आप? एंगल बाइसेक्टर। उसमें भी कौन सा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या बताओगे? सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर है ये। उसके बाद क्या बताओगे? इंटरनल है। क्या है? इंटरनल है। एक्सटर्नल क्योंकि हम भी देखना नहीं है। क्या है ये? इंटरनल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो लैंग्वेज हुआ। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो मैथमेटिकली ये जब यहां से ड्रॉ होगा तो ये वाली जो एंगल बन रही है, मान लो A, ये क्या रहती? मान लो 2x डिग्री होती। मान लो A कितना है? 2x डिग्री है। तो ये लाइन AP ऐसी जाएगी, ये लाइन AP ऐसी जाएगी कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी इस एंगल को, यानी ये भी x डिग्री हो जाता, ये भी x डिग्री हो जाता। भाई टोटल एंगल मान लो 40 डिग्री है, तो ये AP ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा कि 40 डिग्री को दो आधे आधे हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दे। कैसे डिवाइड करेगा? इसको भी 20 डिग्री, इसको भी 20 डिग्री। उसी को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। बहुत डिटेल में हमने इसे देखा है। तो यानी कि AP एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? अपने करस्पॉन्डिंग एंगल को, किसके एंगल को? ट्रायंगल के एंगल को क्या कर देगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहां से क्या बोलोगे? AP एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया? AP एंगल बाइसेक्टर ने एंगल A को क्या कर दिया? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसा डिवाइड किया कि एंगल BAP किसके इक्वल हो गया? एंगल CAP के। यही क्या है? मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब कोई चीज एक वर्टेक्स से हुई है तो बाकी वर्टेक्स से भी होगी। यहां से भी मान लो एक हुआ कि इस एंगल को एग्जैक्टली उसने क्या कर दिया? आधा कर दिया। करो भाई आधा। यहां जाके मान लो उसने क्या किया? इसे इंटरसेक्ट किया। अब देखो यहां पे अगेन ये ऐसा जाएगा इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। मान लो ये पूरा एंगल रहता 2y डिग्री। मान लो कितना है पूरा एंगल? 2y डिग्री। तो ये इसको क्या करेगा? y डिग्री और y डिग्री में डिवाइड कर देगा, दोनों बराबर एंगल होंगे। क्लियर? तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 5y डिग्री हो गया। किसका? एंगल बाइसेक्टर का। अब मान लो ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे? Q पे। तो अब क्या बताओगे? ये जो मेरा BQ एंगल बाइसेक्टर है, BQ एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है? हमारे एंगल, कौन से एंगल? एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसा डिवाइड कर रहा है? एंगल APQ किसके इक्वल हो रहा है? एंगल CBQ के, एंगल CBQ के। उसी तरीके से थर्ड भी होगा। थर्ड भी क्या होगा? बाइसेक्ट करता हुआ चला जाएगा। थर्ड भी क्या होगा? बाइसेक्ट करता हुआ चला जाएगा। तो ड्रॉ करोगे इसको, क्या हो रहा है? देखो इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर दिया इसने। क्लियर? यहीं से निकला है ये, ठीक है, यहीं से निकला है। तो ये कहां पे? यहां पे इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। मान लो इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं? R बोल दे रहा हूं। तो मैंने इस पॉइंट को R बोल दिया। तो मैंने क्या देखा कि अगेन मान लो ये कितना था? 2z डिग्री था, 2z डिग्री। तो ये एंगल बाइसेक्टर इसको क्या करेगा? दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? z डिग्री हो जाएगी। तो क्या बोलोगे आप यहां पे? अगेन थर्ड पॉइंट कि ये मेरा CR क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं AB। क्या समझना है तुमको? एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। कब है एंगल बाइसेक्टर? अगर ये अपने करस्पॉन्डिंग एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। इसका क्या मतलब? एंगल BCR किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACR के। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? 3 एंगल बाइसेक्टर। अब जिस तरीके से मीडियन में, जिस तरीके से ऑल्टीट्यूड के केस में ऐसा किसी ने डिसाइड नहीं किया था, वो अपने आप जब ड्रॉ किया गया तो हो गया। क्या हो गया कि तीनों एक ही बिंदु से पास हुई। तो यहां भी यही होता है, तीनों क्या होती है? एक ही बिंदु से पास होती है। उसी बिंदु को क्या बोल देते हैं? उसी बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? यहां पे इन सेंटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इन सेंटर बोल देते हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाया? मेरा
इन सेंटर। क्या कहलाया? इन सेंटर। वर्ड देखो, इन यानी कि ट्रायंगल के अंदर, सेंटर यानी ट्रायंगल के अंदर का ये क्या है? एक सेंटर है। तो वो बिंदु जहां से तीनों क्या एंगल बाइसेक्टर पास करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं या फिर वहां से निकलते हैं एक साथ, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर। देखो लास्ट क्लास में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था? हमने मीडियन देख लिया था, हमने सेंट्रोइड देख लिया था, हमने ऑल्टीट्यूड देख लिया था, हमने ऑर्थो सेंटर देख लिया था, हमने इन सेंटर भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 10% बाकी था। क्यों? क्योंकि ये इन सर्कल वर्ड जो अभी मैंने बोला ना, ये मैंने नहीं बताया था, तो उसको यहां पे कंटिन्यू करते हैं। कल वाला एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं। कहां पे? हमारी इंटरनल बाइसेक्टर की। तो देखो इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकले, ठीक है, और वो बाइसेक्ट करे। किसे बाइसेक्ट करे? अंदर वाले एंगल को। समझना क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। वर्ड क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल का क्या मतलब? अंदर, यानी जो भी होगा ट्रायंगल के अंदर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या मतलब? किसी चीज को आधा करना। क्या करना? आधा करना। अब सवाल है ट्रायंगल के अंदर क्या क्या आधा हो सकता है? तो ट्रायंगल के अंदर या तो साइड आधा हो सकता है या एंगल आधा हो सकता है। तो साइड आधा करना हमने सीख लिया है। कहां पे? जब हम सेंट्रोइड की बात कर रहे थे और मीडियन की बात कर रहे थे। बचा क्या भाई मेरे पास? एंगल को आधा करना। अब देखो यहां पे, यानी कि हमारा ये इंटरनल बाइसेक्टर है क्या? एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से निकले और उस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा हो उसको आधी करते हुए निकल जाए, यानी उसका क्या हो? एंगल बाइसेक्टर हो। क्या हो? एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल क्या हो? ये एंगल बाइसेक्टर हो। तो एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से निकले और वो उस एंगल की एंगल बाइसेक्टर हो, वो हमारी लाइन को, सामने वाली लाइन को जहां पे जाके इंटरसेक्ट करे तो हमें एक लेंथ मिलेगी। मानो इस लेंथ को मैंने बोल दिया m, इस पूरी लेंथ को मैंने क्या बोल दिया? m बोल दिया। तो यही लेंथ मेरी क्या कहलाती है? इंटरनल बाइसेक्टर, या बोल दो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। समझ गए बात को? क्लियर? उसी तरीके से एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती है, तो 3 एंगल है, तो 3 एंगल है, तो 3 एंगल को बांटने वाली भी 3 लाइनें होंगी। तो उसी तरीके से एक ये वाली लाइन हो गई, ये भी इसी तरीके से गई बांटते हुए। गए भाई तुम बांटते हुए, तुमने बांट दिया। उसी तरीके से एक और लाइन होगी, वो भी गई बांटते हुए, वो भी तुमने क्या किया? बांट दिया। क्लियर? अब देखो ये क्या हो रहा है? तीनों एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। जब हमने देखा तीनों को ड्रॉ करके ना, तो मैंने क्या पाया? मैंने ये पाया कि तीनों एक बिंदु पे आके मिल रही हैं। इसी बिंदु पे जहां पे एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। बट क्या रखना याद? एक ऐसी बिंदु जहां पे एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जाके इंटरसेक्ट करते हैं, या जहां से तीनों मिलके पास होते हैं, या तीनों जहां जाके मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। समझ गए बात को? यानी ट्रायंगल का एक सेंटर है। कैसा सेंटर है? इन सेंटर है। ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, देखो यहां पे। तो ये क्या है? मतलब एंगल बाइसेक्टर। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो ये क्या है? 2x डिग्री, ये मैं आपको बोल दूं 2y डिग्री, ये मैं आपको बोल दूं 2z डिग्री, तो क्या बताओगे आप मेरे को? आप मेरे को बताओगे सर ये इसको आधा कर देगा, यानी ये इंडिविजुअली x डिग्री, ये भी x डिग्री, अगेन ये लाइन इसको आधा कर देगी। ये टोटल 2y डिग्री था, तो ये भी y डिग्री और ये भी y डिग्री। उसी तरीके से इंडिविजुअली 2z डिग्री था, तो ये भी z डिग्री और ये भी z डिग्री। क्लियर है? तो क्या हो गया? ये हमारा एंगल बाइसेक्टर। कैसा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मिलके क्या बना दिया? इन सेंटर। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती, इतना तो हमने लास्ट क्लास में भी सीख लिया था। अब बात है कि इन सेंटर है वर्ड, तो यहां से एक और छोटी सी चीज निकल के आई। क्या निकल के आई? कि जब मैंने नापा, क्या नापा? पहले नाम दे देते हैं, इसको m, इसको n, इसको मान लो दे दिया p। अब हमने जब मेजर किया, क्या मेजर किया? ध्यान देना, हमने जब ये लेंथ, इसको मैं i बोल दे रहा हूं, जब हमने ये लेंथ और हमने ये लेंथ, ये तीनों लेंथ क्या की? जब हमने मेजर करी तो हमने क्या पाया? कि लेंथ in, लेंथ ip और लेंथ im क्या आ रहे थे? बराबर आ रहे थे। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान देना, पूरे एंगल बाइसेक्टर का जो छोटा वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जो इन सेंटर से लाइन की ओर जा रहा है, वही छोटा वाला हिस्सा है। इसके लिए उसी तरीके से ये छोटा वाला हिस्सा, उसी तरीके से इस लाइन के लिए ये छोटा वाला हिस्सा।
तो तीनों लाइन का जो छोटा वाला हिस्सा है वो क्या हो रहा है, जो हमारी दूसरी साइड की तरफ जा रहा है। जब हमने उनको नापा तो हमने क्या पाया, तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर थे तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपास लिया, क्या लिया, कंपास लिया, प्रकाल लिया। उस प्रकाल को मैंने ऐसा रखा कि उसका एक बिंदु मैंने यहां पे रखा और दूसरी बिंदु मैंने यहां पे रखी, ठीक है। अब इस लेंथ को मैं रेडियस मान के, ध्यान देना रेडियस बोल रहा हूं, इस लेंथ को मैं रेडियस मान के जब मैंने एक सर्कल बनाया तो मैंने ये पाया कि वो सर्कल इस ट्रायंगल को अंदर की ओर छूता हुआ 3 पॉइंट से निकला। बात समझना मेरी, कि जब इसको रेडियस माना मैंने और रेडियस मान के जब मैंने सर्कल बनाया तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि वो सर्कल इस ट्रायंगल को अंदर की ओर 3 पॉइंट पे छूता हुआ निकल गया। रेडियस क्या होता है भाई, तो एक सर्कल को बनाने के लिए इतना तो बेसिक जानते हो ना, वैसे तुम सर्कल में और डिस्कस करेंगे, इतना तो बेसिक जानते हो कि एक सर्कल में ये क्या होता है, आर होता है। आर क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। तो सर्कल बनाने के लिए एक रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे भी जब हमने देखा कि इसको रेडियस मान लो, इसको रेडियस मान लो या इसको रेडियस मान लो, तीनों बराबर है। जब मैंने एक सर्कल बनाया तो वो सर्कल ट्रायंगल को 3 बिंदुओं पे अंदर की ओर छूता हुआ निकल गया, अंदर की ओर 3 बिंदुओं पे छूता हुआ निकल गया, यानी कुछ इस तरीके से। तो इसी सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, इन सर्कल। क्या बोल देते हैं, इन सर्कल। क्लियर, क्या इन सर्कल आया समझ में। इसी सर्कल को हमने क्या बोल दिया, इन सर्कल। और ये सेंटर क्या हो गया मेरा, इन सेंटर हो गया। क्लियर है। तो देखो सर्कल है तभी सेंटर की बात होती है। तो जहां जहां वर्ड सेंटर देखोगे ना वहां वहां सर्कल की बात होगी। यहां पे भी वर्ड क्या देख रहे हो, सर्कम सेंटर, तो यहां पे भी एक सर्कल की बात होगी, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये समझ गए इन सर्कल क्या है, कि एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल को अंदर की ओर 3 बिंदुओं पे छूता हुआ निकल जाए, उसी को हम इन सर्कल कहते हैं। बनता कैसे है, इन सेंटर की मदद से। अब देखो यहां पे बात, यही तो मेरा रेडियस है ना सर्कल का रेडियस यही तो है। इसको तुम आईपी बोल लो, आईएन बोल लो या आईएम बोल लो। ये जो रेडियस है यही क्या कहलाता है, इन रेडियस। क्या कहलाता है, इन रेडियस। क्यों कहलाता है इन रेडियस, क्योंकि स्पेशली ये जो सर्कल है, इन सर्कल, इसके लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। समझ गए बात को। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या खत्म कर लिया, हमने इंटरनल बाइसेक्टर की बात कर ली और उसमें हमने इन सेंटर की बात करके इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो, अब आगे एक टर्म देख रहे हो आप, वो टर्म क्या है, आप टर्म देख रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या देख रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले क्या करते हैं, टर्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले नाम से ही सोचो, परपेंडिकुलर यानी एक लाइन पे अगर कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बाइसेक्टर से हम क्या समझते हैं, कोई ऐसी चीज जो किसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वही क्या कहलाता है, बाइसेक्टर। वो साइड भी हो सकता है, वो एंगल भी हो सकता है। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। तो देखो अब बात यह है कि अगर कोई चीज किसी को बाइसेक्ट कर रही है और साथ में परपेंडिकुलर भी है, तो वो एंगल को तो कर नहीं सकती। यानी कि एक ऐसी लाइन, अगर मान लो ये लाइन का लेंथ है ए बी, ठीक है, कोई लाइन है ए बी, इस लाइन पे मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाऊं, देखो कई सारे परपेंडिकुलर होंगे इस लाइन पे, ये भी एक परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर, लेकिन मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाऊं, मान लो इस परपेंडिकुलर का नाम मैं दे रहा हूं MNOPQR, ठीक है। तो इस लाइन AB पे MP भी परपेंडिकुलर है, NQ भी परपेंडिकुलर है, OR भी परपेंडिकुलर है, लेकिन मेरे को सारे परपेंडिकुलर नहीं लेने, मेरे को वो परपेंडिकुलर लेना है जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में आधा कर दे। क्या कर दे, इस लाइन के लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में विभाजित कर दे या फिर आधा कर दे। यानी ये जो लेंथ मिले मेरे को, वही लेंथ किसके बराबर हो, इसके बराबर हो। यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं K बोल देता हूं, तो एक ऐसा परपेंडिकुलर जो लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे कि A के बराबर हो जाए मेरे KB के, उसी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, उसको 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देगा। यानी अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये M है, ये O है, तो वो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, और साथ साथ क्या करेगा, इस लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। समझ गया मेरी बात। ये था क्या, मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा। अगर मैं ट्रायंगल किसी तरीके से क्या करूं, बात करूं,
तो अगर मैं ट्रायंगल की इसी तरीके से बात करूंगा तो क्या होगा, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, मान लो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इतना मैंने बताया, वो अगर आप हर साइड के लिए बनाओ, वो आप क्या करो, हर साइड के लिए बनाओ ट्रायंगल के, वही क्या कहलाते हैं मेरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहलाते हैं। सिंपल। ट्रायंगल के कितने साइड, 3 साइड, क्या क्या दिख रहे हैं, ए बी, बी सी और सी ए, 3 साइड तुमको दिख रहे हैं ट्रायंगल के। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि आप हर साइड का क्या बनाओ, एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो देखो बनाते हैं, यहाँ पे ये रही साइड मेरी, ठीक है, इस साइड का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री भी बनाए और इसको क्या करे, दो आधे हिस्सों में डिवाइड भी करे, उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। देखो ड्रॉ करते हैं, मान लो जब मैंने ड्रॉ किया ज्योमेट्री की मदद से, तो एक लाइन ये ऐसी कुछ दिखी, ये क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। उसी तरीके से मैंने इस लाइन के लिए भी ये किया, करते हैं भाई इस लाइन के लिए भी। जैसे इस लाइन के लिए मैंने किया तो मेरे को एक और लाइन मिल गई, ये भी इसके साथ 90 डिग्री भी बना रही है। और दूसरी खासियत क्या है कि ये इस साइड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है, क्या कर रही है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है। उसी तरीके से अब तीसरे साइड के लिए बनाओ, तीसरे साइड के लिए बनाओगे देखो कैसा दिखेगा, ये जो लाइन है इसके एक तो परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है। तो अगर मैं आराम से सोच के हर चीज बताने के बाद इनके नाम दूं तो कैसा दिखेगा, सीन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका नाम मान लो मैं दे रहा हूं सी एम, इसका नाम दे रहा हूं सी नहीं दूंगा क्योंकि सी ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, मान लो इसको डी बोल दो, इसको बोल रहा हूं डी एम, इसको बोल रहा हूं डी एन, इसको बोल रहा हूं डीपी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आए, इसको मैंने डार्क कर दिया। अब बात ये आती है कि ये परपेंडिकुलर लाइन भी हो और साथ में इसको क्या करे, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी करे। यानी कि अगर मैं एक एक करके सोचूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो डीएन है क्या है, डीएन है, एक तो डीएन परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के परपेंडिकुलर है, पहली चीज। और डीएन क्या कर रहा है, इस लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, ऐसे हम शो करते हैं। तो कितनी लेंथ आ गई, बीएन किसके बराबर आ गई, एनसी के बराबर आ गई। तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन दी, यानी कि हर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे को क्या करेगा, यही सेम इंफॉर्मेशन देगा। तो देखो अगर मैं दूसरी की बात करूं, मान लो मैं डीपी की बात करता हूं, ये कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, डीएन। अगर मैं डीपी की बात करूंगा तो इसी तरीके से डीपी से भी मेरे को 2 इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या, डीपी सबसे पहले परपेंडिकुलर है एसी के, किसके परपेंडिकुलर है, एसी के। दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे को क्या मिल रही है कि ये ऐसा इसको काटते हुए जा रहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यानी कि क्या लिखोगे, AP इज इक्वल टू पीसी, क्या लिखोगे, AP इज इक्वल टू पीसी। तीसरी चीज इसी तरीके से क्या मिली, अगर मैं किसकी बात करूं, अब डीएम की बात करूं, किसकी, डीएम की बात करूं, तो अगर मैं डीएम की बात करूंगा तो अगेन मेरे को क्या पता लग रहा है, देखो सबसे पहले तो डीएम परपेंडिकुलर है किसके, एबी के, तो डीएम परपेंडिकुलर हो गया किसके, एबी के। दूसरा क्या पता लगा मेरे को, ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, तो यानी कि क्या लिखोगे, एएम बराबर बीएम, एएम बराबर बीएम। तो यही क्या खासियत हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, कि वो ट्रायंगल के साइड को जिस पे बनाया गया है, ना ही सिर्फ उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, बल्कि उसको 2 आधे हिस्सों में डिवाइड भी करता है, विभाजित भी करता है 2 बराबर हिस्सों में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो भाई ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमने बना दिया। अब जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो मैंने क्या देखा कि ये तीनों एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं, फिर से तीनों एक बिंदु पे आके क्या कर रही है, मिलन कर रही हैं। तो यहां से क्या दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं डी बोल दूं तो इसी पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, इसी पॉइंट को मैं बोल देता हूं सरकम सेंटर, क्या बोल देता हूं, सरकम सेंटर। क्लियर है। अब देखो अगेन वर्ड क्या आया है, सेंटर, तो अगर सेंटर वर्ड आया तो एक सर्कल भी होगा, तो वो सर्कल कैसे बनेगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर से। अब देखो यहां पे, अब इतना तुम समझ गए, क्या क्या समझ गए, तुम समझ गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसके बाद तुम समझ गए सरकम सेंटर क्या होता है। अब देखो यहां पे जो सर्कल बनेगा उसकी क्या खासियत होगी, अगर मैं क्या करूं, ये जो बिंदु मेरे को मिला है, कौन सा बिंदु, सरकम सेंटर, उसको मैं हर वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं, क्या करूं,
ट्रायंगल के हर वर्टेक्स उसको मैं ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन करके देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो सबसे पहले यहां से मैंने ज्वाइन किया, इसको मैंने यहां से ज्वाइन करा और इसको मैंने यहां से ज्वाइन करा। जब आपने इसे ज्वाइन करा तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि लेंथ, कौन सी लेंथ, डीबी, लेंथ डीए और लेंथ डीसी, ये तीनों क्या आ गई, बराबर आ गई। जैसे ही तुमने इसको ज्वाइन किया तो तुमने ये देखा कि लेंथ डीबी, लेंथ डीए और लेंथ डीसी बराबर आ गई। क्यों बराबर आ गई भाई? तो जब हमने एक ज्योमेट्री की मदद से इसे कंस्ट्रक्ट करके देखा तो हमने ये पाया कि ये तीनों लेंथ बराबर हो गई हैं। यानी कि सर्कम सेंटर से जो पॉइंट वर्टेक्स है ट्रायंगल का, हम जहां जहां उसे ज्वाइन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये लेंथ हमेशा बराबर आ रही है। इस लेंथ को अगर मैं रेडियस मान लूं, इस लेंथ को अगर मैं रेडियस मान लूं और इस लेंथ को रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, अगर इस लेंथ को रेडियस मानते हुए मैं एक सर्कल बनाऊं तो मैं ये पा रहा हूं कि वो जो सर्कल होगा ना वो इस ट्रायंगल को तीनों वर्टेक्स से छूता हुआ निकल जाएगा। यानी कि इस लेंथ को मैंने क्या किया, कंपास लिया, कंपास पे मेजर किया और मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो जैसे ही मैंने सर्कल बनाया तो मैंने ये देखा कि ये इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, तीनों वर्टेक्स पे छूता हुआ निकल जा रहा है। क्लियर है? तो इसी सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। तो सर्कम सर्कल की क्या खासियत है भाई? तो इसकी ये खासियत है कि जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो आप ये पाओगे जिस ट्रायंगल के लिए ड्रॉ किया गया है उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को वो 3 पॉइंट पे, सिर्फ 3 पॉइंट पे टच करके निकलता है। तो कोई आपको मान लो ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि नेम द सर्कल which touches a triangle at its 3 vertices is called, तो क्या बताओगे, सर्कम सर्कल। क्लियर हो गया? यानी ये एक ट्रायंगल को बाहर की ओर से सिर्फ 3 बिंदु पे टच करके निकलता है। तो अगर इस चीज को मैं यहां दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, सभी देखना है। यहां पे मान लो एक ट्रायंगल मैंने बनाया छोटा सा, तो ये एक ऐसा सर्कल होगा ना जो सिर्फ टच करते हुए एक ट्रायंगल को क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। इन सर्कल क्या था, इन सर्कल भी एक ऐसा सर्कल था जो ट्रायंगल को सिर्फ 3 पॉइंट पे ही टच करके निकलता था। लेकिन उसकी खासियत क्या थी, उसकी खासियत ये थी कि वो उसको अंदर में टच करते हुए 3 पॉइंट पे निकलता था। क्या करता था, अंदर में 3 पॉइंट पे टच करते हुए निकलता था। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इन सर्कल और ये बाहर वाला क्या हो गया, सर्कम सर्कल। समझ गए बात को? यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या था, इन सर्कल था और ये क्या था आपका, सर्कम सर्कल था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे जो भी हमारे टर्म्स थे किससे रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड। कौन से टर्म्स थे, ट्रायंगल से रिलेटेड, वो यहां पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो आपका ये टॉपिक भी यहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमने जितने भी टर्म्स थे ट्रायंगल से रिलेटेड वहां पे इसको क्या किया, एंड किया। अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पूरी कंसेप्ट की क्लास पढ़ी इसको अप्लाई करके अब क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो ये सारे सवाल हम देखेंगे जहां हमने लास्ट क्लास तक ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या देखेंगे, आज हम ट्रायंगल्स में थ्योरम्स देखेंगे और उसमें सबसे पहला थ्योरम हम क्या प्रूव करेंगे, जो बहुत ही बेसिक थ्योरम है, जिसको कह लो आप बैकबोन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोल रहा हूं मैं, बैकबोन ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या थ्योरम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में इस थ्योरम का बहुत यूज किया था। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या है और इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो थ्योरम तो बहुत बेसिक सा है, सभी जानते हैं थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम्स क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? अब चलो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होगा, बहुत सही है। अब आगे बात ये है कि इसको हम प्रूव कैसे करें। तो देखो प्रूव करना क्या है, आपको ध्यान देना। यहाँ पे अगर थोड़ा यहाँ पे मैं बनाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये मेरे को प्रूव करना था। अब पहले समझते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या। तो देखो एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी कोई चीज अगर 180 डिग्री से रिलेटेड प्रूव करनी हो ना, तो हमेशा वो जो हमने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड जितने भी एंगल बनेगा सबका सम 180 डिग्री होगा, या फिर एक स्ट्रेट लाइन में क्या बोलो आप, लीनियर पेयर बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो दो चीजें हम जानते हैं इन्हीं का हम यूज करते हैं इस तरह के थ्योरम्स को प्रूव करने में।
तो अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे अब स्ट्रेट लाइन दिख तो रहा है मेरे को, 3 दिख रहा है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें? तो बात यह है कि तुमको एक स्ट्रेट लाइन में एक साइड की बात आ रही है, समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से कितने भी रे निकले, वो जो एंगल बनाएंगे सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये इस्तेमाल कैसे करें क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में मैथ्स में कुछ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में हर चीज ध्यान में नहीं रहेगी, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि अच्छा इस तरीके से मुझे सोचना है। तो अगर आपको ये सोचने का तरीका आ जाए ना, तो फिर आप हर सवाल खुद अपने डिपेंडेंस पे बना सकते हो, कम से कम प्रैक्टिस पे। अब देखो यहाँ पे, तो यानी कि एक पॉइंट से अगर सारे रे निकले तो उनका सम हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होगा। तो कहोगे कि सर जब मैं इन दोनों एंगल को देख रहा हूं तो एक पॉइंट से तो दो एंगल निकलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। वैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट को भी नहीं चुन सकता स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि एक एंगल यहां एक एंगल यहां, तो मैं प्रूव कैसे करूं? तो तुमको दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, क्या हिट करना चाहिए कि अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे किसी तरीके से आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ ऐसा मैं कर दूं कि दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे किसी तरीके से आ जाएं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो सवाल है कि दोनों एंगल को एक पॉइंट पे मैं कैसे लाऊंगा। तो तुम अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो तो ये देखोगे कि अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर जाए, ध्यान देना सभी मेरी बात, ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल का काम कर जाए, उसी तरीके से ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल का काम कर जाए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब होगा और इससे फायदा क्या होगा कि देखो ये दोनों ट्रांसवर्सल बन गया, इसके पैरेलल एक लाइन अगर बना देता मैं, तो होता ये कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता। तो क्या हो जाता, तीनों एंगल जो दूर दूर थे वो सारे क्या हो गए, एक साथ हो गए, एक बिंदु पे हो गए। तो मेरे लिए ये प्रूव करना बहुत ही आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड जितने भी एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब देखो यहाँ पे, तो यानी कि इतना जो मैंने बताया उससे मेरे को क्या कंक्लूजन मिला कि मेरा काम ये होना चाहिए किसी तरीके से मैं क्या करूं कि ये जो तीन एंगल दूर दूर है इसको कुछ ऐसा करूं कि ये तीनों एक बिंदु पे आके मिल जाएं। तो एक बिंदु पे कैसे आके मिलेंगे, तो अगर मैं इसको एज ए ट्रांसवर्सल और इसको एज ए ट्रांसवर्सल इमेजिन कर लेता तो क्या हो जाता, इस लाइन के अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाऊं तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे और ये तीनों एंगल फिर एक पॉइंट पे आ जाएंगे। मेरे को प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही आपका प्रूफ का स्टेप होना चाहिए। क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे और कहाँ ड्रॉ करोगे तो आपकी मर्जी है। क्या मर्जी है, अगर मैं इन दोनों एंगल को एक साथ करना चाहता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों एंगल को एक साथ करना चाहता हूं तो ये दोनों एंगल इस लाइन पे बन रहे हैं, दोनों एंगल आखिर इसी लाइन पे बन रहे हैं ना। देखो ये एंगल इस पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, दोनों एंगल एक कॉमन लाइन किस पे बन रहे हैं, तो दोनों एंगल कॉमन एक इस साइड पे बन रहे हैं ट्रायंगल की। तो इस साइड के पैरेलल अपोजिट वर्टेक्स पे एक और क्या बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो इस साइड के पैरेलल आपने अपोजिट वर्टेक्स पे एक और स्ट्रेट लाइन बनाई, बहुत बढ़िया बना दिया। तो जैसे ही आप बनाओगे तो जितना मैंने बोला वो हो जाएगा। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे करो, आप इस चीज को यहां भी कर सकते हो, मैं बताता हूं आगे। पहले देखो, मान लो इस साइड के पैरेलल एक और लाइन में खींचता हूं, तो देखो क्या होगा अगर मैं खींच रहा हूं तो देखो यहां पे सभी मैंने क्या किया, मैंने BC, कौन सी लाइन, BC, या लाइन सेगमेंट कहना ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल एक और लाइन बनाई जो उसके वर्टेक्स A से पास करती है। यानी कि चूंकि ये दोनों एंगल इस साइड पे है तो इस साइड के पैरेलल मैंने एक और लाइन बना दी। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो दो एंगल साथ में करने हैं ना, वो जिस साइड पे है उस साइड के पैरेलल एक लाइन बनाओ ट्रायंगल की बची हुई वर्टेक्स से। तो इतना जैसे ही करोगे आप तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपने ये किया तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने लगी। जो मैंने बताया, क्या क्या दिखने लगा आपको सबसे पहले ये दिखने लगा कि सर ये वाला जो एंगल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं कि चीजें समझ में आए आपको। तो ये क्या, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल। तो हम क्या जानते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बढ़िया भाई, इक्वल हो गया। उसी तरीके से फिर क्या होगा, ये लाइन अभी भी पैरेलल है और फिर अभी ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये लाइन क्या कर रही है, अब
ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो फिर से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो इससे कितना फायदा हो गया। फायदा ये हो गया कि अब दोनों एंगल एक पॉइंट पे आ गए। तो जैसे ही दोनों एंगल एक पॉइंट पे आ गए और तीसरा एंगल भी यहीं पे है, तो मैं देख रहा हूं वो स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी जो मुझे लगानी थी वो मैं लगा सकता हूं। तो अप्रोच कैसे लिया मैंने? सबसे पहले मेरे को ध्यान में आया कि मेरे को प्रूव करना है कि एक इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री से रिलेटेड हम पहले से क्या जानते हैं? तो हम 2-3 थ्योरम जानते हैं। हम सबसे पहला थ्योरम ये जानते हैं कि एक लीनियर पेयर का सम सप्लीमेंट्री होता है। हम जानते हैं कोलाइड, क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स का सम क्या होता है? दो पैरेलल लाइन हो तो एलाइड एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक चीज हम ये जानते हैं। तो और क्या हम जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड अगर बहुत सारी रेज आ रही हो और वो एंगल्स बना रहे हो तो उस सब एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम ये 3 चीज जानते हैं। तो सवाल है कि ये तीनों में से कोई एक अप्लाई होगा यहाँ पे। अब कौन अप्लाई होगा? तो लीनियर पेयर अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लीनियर पेयर के लिए एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही लाइन होना चाहिए। तो यहां अगर कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन की तुम बात करोगे तो हमेशा 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तुम ये सोचोगे कि सर मैं ऐसे प्रूफ करूं कि स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा 180 डिग्री होगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? तुम इस एंगल और इस एंगल को इंक्लूड नहीं कर पाओगे। टारगेट क्या है? कुछ ऐसा करूं कि दोनों एंगल इंक्लूड हो जाए। तो दोनों एंगल कैसे इंक्लूड होंगे? बस एक ही तरीका है। हम क्या करें कि एक स्ट्रेट लाइन से अगर बहुत सारी रेज आ रही हो तो सबका सम 180 डिग्री होता है। और ऐसे भी दिमाग में थोड़ा आना चाहिए कि इस तरह का फिगर बन रहा है। देखना है यहाँ पे, जब भी मैंने ऐसा बनाया तो इस तरह का फिगर बन रहा है, यानी कि उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। इसको ज्वाइन कर दोगे तो पूरा का पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे भी तुमको ये दिमाग में हिट कर सकता है कि किस फिगर से दिख रहा है कि ये चीज आ सकती है। तो जैसे ही तुम ये फिगर बनाए, कौन सा फिगर बनाए तुमने? जैसे ही ये ड्रॉ किया अपने कॉपी पे कि भाई मैं ये जानता हूं, ये जानता हूं, जैसे ही तुमने ये बनाया तो तुमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसको अगर मैं बस ऐसे कर दूं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। बस वही वाली चीज हो गई, वहां पे ट्रायंगल बन गया। तुरंत तुमने फिगर देखा, उसके बाद तुम अपने काम पे लग गए। अब आ जाओ वापिस पॉइंट पे। तो प्रूफ समझ गए आप, ये एंगल इसकी इक्वल हो गया, ये एंगल इसकी इक्वल हो गया। और हम क्या जानते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड जितने भी एंगल बने सबका सम 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया। उसके बाद इसके बदले वापस इसको रख दो, इसके बदले वापस इसको रख दो। तो जैसे ही ये करोगे तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल। अब इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? आ जाओ हमारे प्रूफ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। तो देखो क्या गिवन था आपको गिवन था ट्रायंगल एबीसी। क्या गिवन था? ट्रायंगल एबीसी गिवन था। उसके बाद देखो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ये क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। उसके बाद देखो क्या लिखता हूं मैं? थ्योरम्स यूज्ड। ये वाला लिखना है आपको। आप लिखोगे थ्योरम्स यूज्ड कि यहां पे अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा फॉर्मूलाज यूज्ड। अगर कोई मैं थ्योरम यूज कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? थ्योरम्स यूज्ड। तो ये मैंने लिखा थ्योरम्स यूज्ड। जो भी लिखा इसको लास्ट में लिख लेंगे हम। जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे हम देख लेंगे कि क्या क्या थ्योरम हमने यूज किया है, उसको यहाँ पे बस लाइन से डाल देना है। तो मैंने क्या हमेशा समझाया, यहाँ पे 2-3 लाइनें छोड़ दो। उसके बाद आ जाओ हमारे प्रूफ पे। तो देखो प्रूफ क्या कह रहा है। प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे क्या गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज गिवन। क्या लिखोगे? ट्रायंगल एबीसी इज गिवन। अब तुम क्या करोगे? अब तुम ये करोगे कि लाइन बीसी के पैरेलल एक क्या बनाओगे? लाइन बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो लिखोगे वी ड्रॉ अ लाइन। मान लो इस लाइन का मैं नाम दे देता हूं mn। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के। बस क्या ध्यान देना है, ये जो 3 पॉइंट है उसमें इंक्लूड ना हो, कुछ भी नाम दे दो। तो वी ड्रॉ अ लाइन। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन। सच दैट it is parallel to BC। क्लियर? अब क्या करोगे? therefore, तो हमने क्या ड्रॉ किया? हमने mn को ड्रॉ किया। किसके पैरेलल ड्रॉ किया? हमने mn को BC के पैरेलल ड्रॉ किया। क्लियर हो गया? तो क्या लिखोगे? therefore mn पैरेलल BC and n क्या? AB is ट्रांसवर्सल। ठीक है, पहले ये यहीं पे छोड़ दो।
एम एन पैरेलल बी सी, यहां से रिजल्ट आ गया। अब लिखोगे सिंस एम एन पैरेलल बी सी, सिंस एम एन पैरेलल बी सी एंड अब कौन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है? ए बी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। पहले मैं ए बी ट्रांसवर्सल की बात कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप पहले ए सी की बात कर लो। लिखोगे एम एन पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या लिखोगे आप लिखोगे एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एंगल, आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। पहली चीज हो गई, इसको 1 बोल दो। अगेन उसी तरीके से फिर लिखोगे ऑल्सो AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर AC भी ट्रांसवर्सल है तो फिर आप क्या लिखोगे एंगल NAC, देयरफॉर एंगल NAC इज इक्वल टू एंगल NEC किसके इक्वल है भाई? इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल्सो AC इज ट्रांसवर्सल, तो अगर AC ट्रांसवर्सल होगा तो आप क्या बोलोगे? एंगल NAC किसके इक्वल है? एंगल NAC, देखो NAC एंगल ACB की इक्वल है, एंगल ACB, इसको आप 2 बोल दो। ठीक है, इतना। दोनों में रीजन क्या दोगे? इसमें रीजन दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीका यहां पे क्या रीजन दोगे? सेम रीजन दोगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दोनों में आप पूरा फुल स्टेटमेंट लिखना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? अब देखो यहां पे, अब लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे भाई? नाउ, तो नाउ एंगल MAB प्लस क्या भैया? तो प्लस एंगल BAC, प्लस एंगल BAC प्लस कौन सा एंगल? NAC, प्लस एंगल NAC किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम जानते हैं एक थ्योरम से, क्या जानते हैं हम थ्योरम से? कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द angles formed at one point, formed at one point on one side of a straight line, on one side of a straight line, on one side of a straight line are equal। ये हम जानते हैं, इसी को हमने क्या किया है? लिख दिया है। इतना क्लियर है सभी को? तो इसके बाद अब क्या करोगे? इसकी जगह पे MAB की जगह पे ABC को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि रख दो। उसी तरीके से एंगल NAC के जगह पे, एंगल NAC के जगह पे ACB को रख दो। तो करते हम ये, क्या करेंगे हम यहाँ पे आगे? आप उसके बाद लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे देयरफॉर, यहां से MAB किसकी इक्वल है? एंगल ABC के, ये आपने लिख दिया, प्लस BAC ही रहेगा। BAC के साथ कोई छेड़खानी तो करनी नहीं है मेरे को, क्योंकि वो तो भाई इंक्लूड होना चाहिए। एंगल BAC भी मैंने लिख दिया, प्लस एंगल NAC की जगह पे क्या रखोगे? एंगल ACB रखोगे। क्या हो गया ये? 180 डिग्री। ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखोगे? तुमने 1 और 2 को यूज किया है ये प्रूफ करने के लिए, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आपने 1 और 2 की मदद ली है ना ये प्रूफ करने के लिए, तो ये आपने लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री। उसके बाद फिर क्या लिखोगे? यहां से देखो, तुमने जो प्रूफ अपना लिखा था, याद करो, एक बार बैक करके देख लो। आपने अपने प्रूफ पे लिखा था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, लिखा था ना? तो हर चीज को फिर फाइनली यहां पे छोड़ के हेंस प्रूफ मत लिख देना। स्टेटमेंट क्या था प्रूफ का? इस तरीके से मैंने प्रूफ नहीं लिखा था। अगर मैं इस तरीके से लिखता कि प्रूफ दैट टू प्रूव एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां पे आपका एंड हो जाता। आप सीधे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमने प्रूफ में क्या लिखा था? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो स्टेटमेंट को यहां पे एक बार और लिखो, क्या लिखोगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही मेरे को क्या करना था? प्रूफ करना था। यही मेरे को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो एंगल ए बी सी एंगल बी में कोई फर्क नहीं है, तुमको भी पता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अपना प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। हमने जब प्रूफ में सिंगल डिजिट यूज करा है तो हम लास्ट में भी सिंगल डिजिट पे आके ही रुकेंगे। ये दोनों चीज सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जामिनर को मैंने क्या कहा, अपने दिमाग पे जोर देने का मौका मत दो कि वो सोचे। तुम एकदम इतने अच्छे से उसको हर चीज परोस के दो कि कहे वाह बढ़िया, टिक मारते जाए, फाइनली 5 में 5 या जितने नंबर का भी क्वेश्चन है उसमें पूरे नंबर आपको मिले। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल अप्रोच था, अच्छे से क्यों करेंगे कैसे करेंगे मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्या था, पहला थ्योरम था। कौन सा थ्योरम, जब मेरे को प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल में सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम अपन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में एक थ्योरम की मैंने बात की थी, जब मैंने लाइंस एंड एंगल्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कई बार उसको टोका था आपको। क्या बोला था कि मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्या बोला था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि वो जो बार बार मैं क्या कर रहा था ना, कि एक ट्रायंगल में 2 एंगल दिए रहते थे, तीसरा एंगल में निकालता था 180 से घटाकर, उसके बाद फिर लीनियर पेयर में लिखता था, लीनियर पेयर लिख के फिर मैं बाहर वाला एंगल निकालता था। तो अब हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम ये वाला थ्योरम पढ़ लेंगे और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि इसके प्रूफ तो आते ही आते हैं और साथ ही साथ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी सवाल बनाओगे ना इसमें ये बहुत खतरनाक तरीके से यूज होगा, ये आपका एक स्टेप बचाता है। तो इसी वजह से इस थ्योरम को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, इस चीज को रब करो यहां पे, अब इस चीज की जरूरत नहीं है हमें। देखो अब सभी, पहले इस ट्रायंगल को मैं वापस से अपना ओरिजिनल शेप दे दूं, ठीक है, बढ़िया है। चलो देखो इस ट्रायंगल का फिर से मैं नाम रख रहा हूं, क्या नाम रख रहा हूं, एंगल ए बी एंगल सी। हाँ एक और चीज, जो लास्ट थ्योरम मैंने प्रूव करी, मैंने इसके पैरेलल बनाया, आपकी मर्जी थी आप इस लाइन के पैरेलल बना सकते थे यहां से, आपकी मर्जी थी आप इस लाइन के पैरेलल यहां बना के प्रूव कर सकते थे। अप्रोच वही रहेगा, जिस तरफ से चलना चाहो चलो, कोई फर्क नहीं आएगा, ना तुम्हारे मार्क्स में ना तुम्हारे आंसर में। जो चीज यहां से प्रूव हो सकती थी वो यहां से भी होती और वो यहां से भी होती। ठीक है, अब वापिस आ जाओ। प्रूफ मेरे को क्या करना है कि देखो दूसरा प्रूफ बी, प्रूफ मेरे को ये करना है कि प्रूफ डैट क्या प्रूफ डैट भाई, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, प्रूफ डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि प्रूफ डैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, प्रूफ डैट exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior angles, sum of interior angles। ये मेरे को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। क्लियर। अब देखो इसको प्रूफ करना है, पहले देखो कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, पहले इसको समझो। तो उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक लाइन एक्सटेंड कर देता हूं। मान लो इसको मैंने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, कोई एक साइड ले लेता हूं, ठीक है। अब इस साइड को मैंने क्या किया, इस तरफ थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, मान लो डी तक, बढ़िया। अब ये प्रूफ ये कहता है कि देखो ट्रायंगल का मैंने बार बार आपको हर कुछ समझाया, तो बार बार इंटीरियर एक्सटीरियर हर बार यूज कर रहा था वर्ड। इंटीरियर की बात तब होती है जब ट्रायंगल के अंदर के एंगल की बात करते हैं, एक्सटीरियर की बात कब होगी, उसी तरीके से जब हम ट्रायंगल के बाहर के एंगल की बात करेंगे। बताया था मैंने ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, ठीक है। तो देखो यहां पे उसी तरीके से जब मेरे को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा आपको कि पहले तो ये समझो थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम ये कहता है, मान लो ये क्या एक एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, ध्यान रखना इस चीज का, ये ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। ऐसे एक्सटीरियर एंगल बना कि किसी साइड को एक्सटेंड कर दो, तुम किसी साइड को तुम क्या करो, पीछे की ओर एक्सटेंड कर दो। उसके बाद एक्सटेंड करने के बाद वो जो साइड है वो दूसरे साइड के साथ जो एंगल बनाती है ना, वही क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल।
मसलन अगर इसको मैं फिगर से समझूं कि एक्सटीरियर एंगल है क्या, तो मैंने क्या कहा, किसी एक साइड को एक्सटेंड करो। मान लो इस साइड को एक्सटेंड करा तुमने, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कहलाए एक्सटीरियर एंगल। तुम मान लो इस साइड को एक्सटेंड कर दो, तो मैंने क्या किया, दूसरे साइड के साथ, तो ये एक्सटेंडेड साइड दूसरे साइड के साथ अब कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल। उसी तरीके से मान लो तुम इसको एक्सटेंड कर दो, तब ये वाली साइड, बची हुई साइड कौन सी है, ये वाली साइड, इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये एंगल। तो ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसको नोट कर लो कि कभी कभी कंफ्यूजन ना हो कि आखिर एक्सटीरियर एंगल फिगर में दिखता कैसा है। ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से भी हो सकते थे, मान लो इसको मैं ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इस चीज को मैं ऐसे ना बना के आपको ऐसे बना दूं, तो ये भी क्या, एक्सटीरियर एंगल है। इस चीज को मैं ऐसे ना बना के ऐसे बना दूं, तो ये भी क्या, एक्सटीरियर एंगल है। तो ध्यान में क्या चीज देनी है, किसी एक साइड को तुमने आगे की ओर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो जैसे ही किसी साइड को आगे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो जो बची हुई साइड, उसके एडजेसेंट साइड, क्या मैं बोल रहा हूं, उसके एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसी को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो अगर मान लो मैं इस साइड को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये वाला है, तो इसके साथ ये जो बाहर में एंगल बना है, एक्सटीरियर एंगल। दूसरे तरीके से देखो, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो बचा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो अब एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। उसी तरीके से एक ये साइड है, मान लो इसको मैंने इधर एक्सटेंड करा, तो बचा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला, तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्लियर। उसी तरीके से यहां देखो, मान लो इस साइड को एक्सटेंड कर दूंगा, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से ये वाला, उसी तरीके से ये वाला। तो सबसे पहले तो ये समझाना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि एक्सटीरियर एंगल मानेंगे किसको और एक्सटीरियर एंगल दिखेगा क्या। मतलब फिगर तो बन गया बहुत बढ़िया, हम ये थ्योरम भी जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा भाई, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। क्लियर। क्या है, प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये तुम यहां से ये सीखे कि एक्सटीरियर एंगल मेरा दिखेगा कैसा, पहचानेंगे कैसे। एकदम बस इतना ध्यान रखना है, किसी एक साइड को मैंने बढ़ा दिया, तो एडजेसेंट साइड के साथ वो बाहर की ओर जो एंगल बनाता है ना, वही क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन, उस चीज को मैंने तुमको फिगर में अप्लाई करके दिखा दिया। अब वापिस अपने क्वेश्चन पे आओ। ये तो तुम समझे कि एक्सटीरियर एंगल दिखता कैसा है। अब देखो, पहले थ्योरम को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है थ्योरम। थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही आप एक एक्सटीरियर एंगल बनाओगे, जैसे ही आप एक एक्सटीरियर एंगल बनाओगे, जैसे कि मान लो मैंने यहां बनाया, तो थ्योरम ये कहता है कि इस एंगल की वैल्यू अगर क्या है, मान लो इस एंगल की वैल्यू मान लो है 120 डिग्री। ठीक है, मान लो मैंने कैलकुलेट करी, इस एंगल की वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। तो थ्योरम ये कहता है कि इसके सामने वाले जो ट्रायंगल के अंदर तुमको एंगल दिखेंगे ना, ध्यान देना, इसके सामने वाले, या इस तरीकों को कैसे समझ सकते हो, इसके बगल वाला जो एंगल है, इसके बगल वाला जस्ट जो ट्रायंगल के एंगल बन रहा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। बाकी जो बचे हुए एंगल्स है ना, वो मिलके किसके बराबर हो जाएंगे, वो 120 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। मिलकर, मिलकर बोलना बहुत जरूरी है, अकेले नहीं, दोनों को ऐड करोगे दोनों एंगल को, तो वो भी 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यही कहता है एक्सटीरियर एंगल। क्या कहता है कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्या बना है कि एक्सटीरियर एंगल बना, तो अगर मान लो ये x डिग्री है, तो ये और ये मिलके भी x डिग्री हो जाएंगे। क्यों, कैसे समझोगे, कौन सा इंटीरियर एंगल लेना है, तो ट्रायंगल के साथ ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल होता है, इसको छोड़ देंगे, जो बचे दो एंगल है मेरे, उनका सम किसके बराबर हो जाएगा, ये बाहर वाले एंगल का। या दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, इसके सामने वाले जो दोनों एंगल मिलेंगे, सामने वाले और दूर वाले जो एंगल तुमको दिखेंगे, वही इसके लिए इंटीरियर एंगल का काम करेंगे। तो यहां तक तुमको यह समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल किसको किसको कब कहेंगे और किस इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि कहीं मेरे को फिगर में दिखे एक एक्सटीरियर एंगल, तो उसके सामने वाले दूर वाले जो ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल होंगे ना, उनको जोड़ने पे जो वैल्यू मिलेगी वही एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। यानी कि मान लो तुमको क्वेश्चन ने दे दिया एक ट्रायंगल, उसने ये बोल दिया कि 120 डिग्री है, उसने बोल दिया ये एंगल 70 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। तो क्या बताओगे, तुरंत कहोगे सर इसके सामने वाले दोनों एंगल मिलके 120 डिग्री होंगे, उसमें से एक मेरे को 70 दे दिया, तो बचा क्या, इसको क्या होना पड़ेगा टोटल 120 बनने के लिए, 50 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये आपने क्या सीख लिया, एप्लीकेशन। अब इसका प्रूफ बहुत इजी है, जैसे हम वहां पे सॉल्व करते थे ना, वही इसका प्रूफ है। क्या प्रूफ है, ध्यान देना, मैं यहां पे ये करूं, क्या करूं, देखो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे।
ठीक है, तो क्या लिखते तुम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक और चीज देखो, ये एंगल और ये एंगल भी मिलके 180 डिग्री है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं समझा रहा हूं। पहले ये देखो, ये एंगल और ये एंगल भी मिलके 180 डिग्री है, तो लिखो क्या लिखते हैं, एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी, ये भी क्या है 180 डिग्री है। तो देखो ये जो बी एंगल है ना ये कट जाएगा क्योंकि दोनों 180 के ही बराबर है ना, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं ना कि ये बराबर ये है, तो ये बी और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल डी बी ए के इक्वल हो गया, डी बी ए। तो यही बस प्रूफ है, सिंपल। अब कहोगे सर ये हम ऐसे कैसे समझेंगे कि हमको ऐसे करना है, तो तुम ऐसे समझोगे कि मेरे को ये दो एंगल का काम है, इसका एंगल का काम है, ये एंगल का कोई काम ही नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करूं, क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि ये एंगल गायब हो जाए, एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाए, तभी मेरा चीज प्रूव हो पाएगा। और मैंने क्या कहा कि ये जो 180 वाले जितने प्रूव होते हैं ना उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो 180 वाले जैसे ही मैंने ये वाला प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल में तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं, और एक और हम लीनियर पेयर वाला प्रूफ जानते हैं, पैरेलल लाइन के एक साइड जितने एंगल बने वो भी 180 होते हैं, इतनी सारी चीजें जानते हैं, तो इन तीनों को बस क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप इस चीज को अप्लाई कर दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। तो इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लियर। जहां पे हम थ्योरम्स के बारे में देख रहे हैं, तो हमने क्लास में क्या प्रूफ किया था, हमने लास्ट क्लास में थ्योरम प्रूफ किया कि एक ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहां पे मैंने आपको, जो हर बार मैं किसी थ्योरम को प्रूफ करता हूं, जो बताता हूं, क्या बताता हूं कि अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सोचेंगे कि वहां तक पहुंचना है। अब हर चीज रटोगे नहीं ना कि यहाँ पे ऐसे कर दिया तो प्रूव हो जाएगा, वहां पे ऐसे कर दिया तो प्रूव हो जाएगा, बहुत सारे थ्योरम मिलेंगे पूरे मैथ्स में, तो हर चीज रट नहीं सकते। तो आपको अप्रोच आनी चाहिए कि क्यों ऐसे करेंगे, करेंगे ठीक है, क्यों ऐसे करेंगे, दिमाग में कैसे आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई। तो हमने लास्ट क्लास में क्या, इसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू देखा था। क्या ओवरव्यू देखा था कि मेरे को प्रूव करना था कि अगर मैं ट्रायंगल के किसी साइड को एक्सटेंड करूं और एक्सटेंड करने के बाद जो मेरे को एक्सटीरियर एंगल मिले वो क्या होगा, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। क्या होगा, इंटीरियर इसके ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो हमने पहले ये सीखा लास्ट क्लास में, क्या क्या थोड़ी चीजें सीखी कि आखिर एक ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं, कब हम कहेंगे वो एक्सटीरियर एंगल की तरह काम कर रहा है। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि उसका अंदर का अपोजिट इंटीरियर एंगल का क्या कहलाएगा या कौन कहलाएगा, और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप सारी मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे इसको, आखिर लिखेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था फिगर्स, और कहा था खुद भी ट्राई करना कि कैसे सोचेंगे कि इसको प्रूव करना है, क्या एप्लीकेशन होना चाहिए। तो वहां पे लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि देखो मेरे को क्या प्रूव करना है कि जो बाहर में एंगल बन रहा है ना, एक लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद, साइड को प्रोड्यूस करने के बाद, वो इसके सामने वाले जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है ना उसके बराबर होगा। तो एंगल कौन कौन से काम में लेने हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब तुम सोचोगे किस तरीके से ये एंगल और ये वाला बाहर वाला एंगल काम में ले सकते हैं। तुमको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि अगर ये तीनों एंगल ले लेता तो 180 वाली प्रॉपर्टी से मैं इसको 180 बता देता, लेकिन ये बाहर वाला एंगल है। लेकिन हम एक और चीज जानते हैं कि ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर हो रहा है। तो जैसे ही तुम ये सोचोगे तो ये तीनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180, तो दोनों 180 के बराबर है। तो मैं इन तीनों को इन दोनों के बराबर बोल सकता हूं। तो जैसे ही मैं ये बराबर लिखूंगा तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे ही ये चीज कैंसिल होगी तो आपका ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, इसके इक्वल होगा। और ये हम करते आ रहे थे, कहां पे, हमने लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, जहां मैंने आपको बताया था, क्या बताया था डायरेक्टली, कि आप सीधे ये कर सकते हो। हम क्या करते हैं वहां पे, हमें जब भी यहाँ पे ऐसे कोई एंगल की जरूरत पड़ती थी तो हम क्या करते थे, मेरे को बाहर का एंगल दिया है तो पहले 180 से हम घटा के अंदर वाला एंगल निकालते थे। फिर हम ये बोलते थे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वहां से फिर हम बचा हुआ एंगल निकालते थे। तो अब बीच की जो ये छोटी सी स्टेप थी ना, ये कट गई। अभी और छोटी हो गई कि सीधे बाहर का एंगल दिया है तो हम अंदर के दो एंगल के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, जो बस बोला उसको अप्लाई करो। बहुत सिंपल प्रूफ है। क्या प्रूफ है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रूफ तो बहुत सिंपल है लेकिन इसका अप्लाई करना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में समझाई है कि कब एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, कब इंटीरियर एंगल बोलेंगे, किस एक्सटीरियर एंगल के लिए कौन सा इंटीरियर एंगल का काम करेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब प्रूफ देखो इसका क्या होगा। देखो प्रूफ, सबसे पहले अगेन क्या लिखोगे, गिवन,
क्या गिवन है भैया? तो गिवन है मेरे को ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी मेरे को गिवन है। क्लियर हो गया? और कुछ गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। उसके बाद मेरे को प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ? अब ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या लिखो, एंगल एबीडी, एंगल एबीडी किसके इक्वल है? ये इक्वल है एंगल, आप या तो ये लिख लो, क्या लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल सी लिख लो। यहां से सामने वाला समझ जाएगा वो ट्रायंगल के अंदर के एंगल की बात कर रहा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, क्या, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, एंगल ए क्या है देखो, बी ए सी है, और एंगल सी क्या है, एंगल ए सी बी है। आप प्रूफ में ये लिखो, इसलिए मैं और लिख दे रहा हूं, दोनों मत लिखना, या ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। देखो यहां पे तुम कहोगे सर आपने सिंगल लेटर यूज किया, यहां क्यों नहीं सिंगल लेटर यूज किया? भाई मेरे, अगर मैं यहां एंगल बी लिख दूं तो तुम समझ पाओगे क्या कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं या इस एंगल की? यहां तो मैं एंगल ए लिख रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि वो इंटरनल एंगल की ही बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली समझाया है। कहां पे? जब मैं ट्रायंगल्स का एकदम बेसिक्स पर आ रहा था शुरुआत में ही, कि ये नोटेशन बताता ही है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन है, ज्यादा डाउट है, तो भाई ये नोटेशन यूज ही मत करना, हम यही वाला नोटेशन यूज कर लेते हैं। लो, इसको मैंने रबी कर दिया। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए या ऐसे करके लिख दे तो आप कंफ्यूज मत होना कि किसको क्या प्रूफ करना है मेरे को। तो ये मेरे को प्रूफ करना है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, एंगल ए बी डी किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी के, प्लस एंगल किसके इक्वल है? ए सी बी के। क्लियर हो गया? अब अगेन क्या, थ्योरम्स यूज्ड, थ्योरम्स यूज्ड। अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फॉर्मूला यूज लिखोगे। इसके लिए मैंने बताया था 2 से 3 लाइनें हमेशा छोड़ दिया करो, जिसको लास्ट में यहां पे फिल कर लेना। अब यहां पे देखो क्या लिखोगे, प्रूफ। क्या प्रूफ होगा मेरा? तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा इस चीज को? मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिखोगे कि एंगल, बहुत सिंपल प्रूफ है, 3-4 लाइन में इसकी प्रूफ खत्म हो जाती है। देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। क्यों इक्वल है भाई? हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर, आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, पूरा लिखोगे ये। आगे देखो, आगे क्या होगा? ये तो हुआ, इसको क्या बोल दोगे? 1। ये हुई पहली चीज जो मेरे को इस्तेमाल में लेनी पड़ेगी आगे। दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये बोलूंगा मैं, बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। क्यों? क्यों होगा? लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, उस पर एक लीनियर पेयर बनेगा, तो भाई उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहां पे देखो, इसको क्या बोल दोगे? 2 बोल दोगे। फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे आप? कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऐसे लिख दो। ऐसे नहीं लिखने का मन है, मान लो ऐसे लिखा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऐसे नहीं लिखने का मन है तो सीधे ये लिख दो। क्या लिखोगे? कि एंगल, देयरफॉर क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी के बराबर होगा। ब्रैकेट में अब लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 की मदद से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि दोनों 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा था, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन होके। कौन सा एंगल? एंगल एबीसी। एंगल एबीसी यहां पे भी है, एंगल एबीसी यहां पे भी है, क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो यहां से क्या रिजल्ट आपको मिला? आपको रिजल्ट मिला एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो रहा है? एंगल ए बी डी के। यही मेरे को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि अगर किसी ट्रायंगल के साइड को मैं एक्सटेंड करूं तो वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा उसके सामने जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है उसके इक्वल होगी। इंटीरियर और इसके ऑपोजिट जो भी एंगल होगा उसके सम के इक्वल होगी। यही मेरे को प्रूफ करना था। प्रूफ बहुत इजी है, ये हो गया। यहां पे क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड।
हेंस प्रूफ लिख के स्टेटमेंट लिख देना, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड कि when side of a triangle is extended then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles। समझ गए? प्रूफ बहुत इजी है, इसका एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, इस छोटे से सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम क्या देखेंगे, जब हम सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जब हमारा ये कंसेप्ट का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तब हम किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे। तब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितनी आसानी से अप्लाई हो सकता है। समझ गए बात को? तो ये क्या था, आपको प्रूफ करना। अब देखो नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, फिगर यही रहेगा। देखो नेक्स्ट प्रूफ क्या है, नेक्स्ट प्रूफ एग्जैक्टली कुछ वैल्यू वाला प्रूफ नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन वाला प्रूफ है। समझ लो, एक तरीके से एक इनइक्वालिटी का प्रूफ है। क्या प्रूफ है वो? प्रूफ आपको ये करना है कि एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बन रहा है ना, देखो जो एक्सटीरियर एंगल बाहर बन रहा है उसके बारे में कुछ दिख रहा है क्या? सोचो, सोच के बताओ मेरे को। ये जो एक्सटीरियर एंगल बाहर बन रहा है ये मिलके इन दोनों के बराबर है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये एंगल इन दोनों के मिलके बराबर है भैया, तो ये क्या है, इन दोनों के बराबर है, तो ये अकेला इस अकेले से बड़ा तो होगा ही होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई दो चीज मिलके 50 हो रही है, तो इतना तो मेरे को दिख रहा है ना, 50 20 से भी ज्यादा है, 50 30 से भी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो बस इसी चीज को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन एनी इंटीरियर अपोजिट एंगल, एनी इंटीरियर अपोजिट एंगल। यही मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, किसी भी इंटीरियर अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। बहुत सिंपल प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है। ये तो मेरे को ऐसे भी फिगर से दिख रहा है कि आप नहीं भी बताते सर तो मेरे को दिख रहा है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अगेन गिवन, क्या लिखोगे, गिवन ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, और कुछ नहीं गिवन है। और क्या, देखो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मैंने क्या माना फिगर में, एंगल एबीडी वो बड़ा होगा, लार्जर होगा, किससे, अकेले दोनों इंटीरियर से बड़ा होगा। यानी ये एंगल बीएसी से तो बड़ा होगा ही, और ये एंगल एसीबी से भी बड़ा होगा। क्लियर है? ये क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल अकेला इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तभी तो भाई ये अकेला इन दोनों के बराबर है, तो ये इससे तो ज्यादा बड़ा होगा ना। कोई बंदा एक साथ झगड़े में 2 बंदों को झेल सकता है, 2 बंदे से वो एक साथ झगड़ सकता है, तो क्या उनसे वो अकेले नहीं झगड़ पाएगा? बिल्कुल झगड़ पाएगा। तो बस वही वाली बात है कि अकेले ताकतवर इतना है कि दोनों मिलके इसका सामना कर पा रहे हैं, तो ये अकेले तो इनका सामना आसानी से कर ही लेगा। तो वही मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है। उसके बाद क्या लिखोगे आगे, थ्योरम्स यूज्ड, वही वाली लाइन। फाइनली क्या लिखोगे, प्रूफ। क्या लिखोगे प्रूफ भाई, तो यहां पे लिखोगे एंगल, क्या एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी। ये लिख दिया आपने। क्यों हुआ ये, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये हमने जस्ट अभी प्रूव किया। आप हर चीज फुल फॉर्म में लिखोगे, इस चीज का ध्यान देना, मैं बार बार रिपीट करता हूं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो क्या हो रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? तो ये हम जानते हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हो तुम, इसको क्या बोल दो, 1। तो यहां से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हेंस वी कैन से दैट, क्या हम बोल सकते हैं भाई, हेंस वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल एबीडी मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल बीएसी, ऑल्सो एंगल एबीडी मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल एसीबी। क्यों भैया, तो ब्रैकेट में रीजन अच्छे से लिखना। क्या रीजन लिखोगे कि सिंस एंगल एबीडी is sum of both interior angles, is the sum of both interior angles, therefore it has to be greater than any individual, it has to be
greater than any individual angles, any individual angles। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रूफ था, बस जो हम पढ़ रहे थे उसी को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। समझ गया बात को? अब देखो एक चीज का ध्यान देना कि जब उस बंदे ने ये वाला प्रूफ के बारे में सोचा, तो देखो इस प्रूफ पे थोड़ा हम और सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि उसने ये बोला कि ये जो एंगल बन रहा होगा ना, वो इस एंगल और इस एंगल से बड़ा होगा, पक्के से बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो उस चीज पे आ रहा हूं मैं। पहले ये बता दूं, इस चीज को तुम ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, तुम इधर लाइन एक्सटेंड करके भी प्रूव कर सकते थे, इधर लाइन एक्सटेंड करके भी प्रूव कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। प्रूव करने के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओगे फिर तो तुम कैसे भी प्रूव कर लोगे। अब आते अपनी थीम पे कि जब बंदे ने ये सोचा, क्या सोचा कि भाई ये इन दोनों के बराबर है, तो ये अकेला इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, लेकिन उसने इस एंगल की बात नहीं की। यहां पे ध्यान देना, वो चाहता तो ये भी तो बोल सकता था ना कि प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन एनी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एनी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। वो सीधे ये बोल सकता था कि एक एक्सटीरियर एंगल किसी इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तुम कहते कि सर दिख भी रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये एंगल छोटा दिख भी रहा है मेरे को, तो उसने यही दो क्यों बोला, यही दो पे क्यों रुक गया? वो इसके बारे में भी तो यहीं पे बोल सकता था। अब यहां ध्यान देना, ये चीज गलत हो जाएगी। थोड़ा सोच के बताओ मेरे को कब गलत होगी, किस केस में? थोड़ा सोचो आप इतनी देर में, जब मैं रब कर रहा हूं इसको, कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले सवाल समझे आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उसने ये बोल दिया कि ये अकेला एंगल अगर मान लो x डिग्री है, ये एंगल मान लो y डिग्री है, ये एंगल मान लो z डिग्री है, तो उसने ये बोला कि ये जो x डिग्री होगा ना भैया, ये बड़ा होगा किससे, y डिग्री से, और ये x डिग्री z डिग्री से भी बड़ा होगा। लेकिन अगर ये मान लो क्या है, p डिग्री है, तो उसने x डिग्री और p डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसने इसके लिए वो चुप रहा, उसके लिए उसने ये नहीं बोला कि x डिग्री p डिग्री से बड़ी होगी, जबकि मेरे को दिख रहा है x डिग्री यहाँ पे p डिग्री से बड़ा है। क्यों नहीं बोला ऐसा? सोच के बताओ मेरे को, जल्दी सोचो, यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, क्यों ऐसा नहीं बोला? और ये चीज क्या गलत हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं? और गलत होगी तो कौन सा केस होगा जहां पे ये चीज गलत हो जाएगी? सोचो थोड़ा, कुछ सोच पा रहे हो आप? पॉज करो वीडियो, सोचो यहां पे। अगर सोच लिया आपने तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ध्यान दो। यहां पे मैंने इतने अच्छे से आपको बताया है कि अगर आपने अभी मेरे इस ट्रायंगल्स के सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको अभी तक इसका आंसर मिल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे उसने x और p के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला। अगर मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान देना मेरी बात को, मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है? कैसा ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये अब किसका काम कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल का। मैंने क्या समझाया था कि किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दो तो दूसरे साइड के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है? मेरा एक्सटीरियर एंगल। तो ये बात सही है, क्या सही है? कि ये एंगल इस एंगल से भी बड़ा होगा और ये एंगल इस एंगल से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बराबर ही होगा। लेकिन अब देखो यहां पे ये एंगल के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये एंगल अब ये अंदर वाले एंगल से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है। क्या होती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? कि ये जो एक एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज होता है। तो इसी वजह से जब हमने बहुत अच्छे से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जो दो एंगल होंगे हमेशा एक्यूट होंगे। आ रही है बात समझ में? तो बाकी दो एंगल तो एक्यूट हो गए, लेकिन चूंकि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, दिमाग लगाओ यार, कॉमन सेंस की बात है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह का फिगर बन रहा है, ये क्लियरली मेरे को दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री यहां कहीं बनता, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है और टोटल 180 डिग्री होता है। तो कोई चीज अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो दूसरी चीज 90 डिग्री से कम ही होगी ना, 90 डिग्री से कम होगी, तभी तो क्या बनेगा, ये टोटल 180 बनेगा। अगर मैं बोल दूं ये 110 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या बताते हैं? 70 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री से कम नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो दूसरा का तो एक्यूट होना ही पड़ेगा। कब? जब हम लीनियर पेयर की बात करेंगे। तो ये भी एक छोटा सा स्टेटमेंट है, याद रखना, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। क्या? कि इन अ लीनियर पेयर if one angle is acute then the other angle must be A obtuse, B right angle, C acute, D none of these। तो क्या बोलोगे? अगर लीनियर पेयर का एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, या फिर
अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा। अगर एक एंगल 90 है तभी दूसरा एंगल 90 होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान रखना। तो वही चीज को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। क्या भैया, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये वाला तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, 90 डिग्री से ज्यादा है, ये इस पे लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसको 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा, तो ये से छोटा हो गया। तो ये चीज यहां पे सेटिस्फाई हुई क्या, कि x डिग्री p डिग्री से हमेशा ज्यादा होगी। ऐसा कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो x डिग्री है हमेशा p डिग्री से ज्यादा होगी। कहां पे ये हमेशा सही होगा? मान लो कोई तुमसे ये स्टेटमेंट दे दे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन एनी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। मान लो पहला ऑप्शन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्या बोलोगे? भाई ये हमेशा सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एक लीनियर पेयर अगर बन रहा है तो उस पे एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा, तो वो बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इन दोनों से तो बड़ा था ही, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज कब सही है? तीनों के लिए ये चीज तब सही है जब हम सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, या मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूं। और सोचो, और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ सोच पा रहे हो? मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं। क्लियर? यहां पे भी ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। किसकी? जब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूंगा, इन तीनों में ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी कि ये एंगल इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। बाकी ट्रायंगल में कोई गारंटी नहीं है। बाकी ट्रायंगल में कोई इसलिए गारंटी नहीं है क्योंकि एक एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। जहां एक एंगल ऑब्ट्यूज या फिर 90 डिग्री हो जाएगा, तो जब 90 डिग्री हो जाएगा ये बराबर हो जाएंगे, बड़ा होने की बात ही नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या बोला बहुत अच्छे से समझना। एक छोटी सी चीज को थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड कर दिया? कि एग्जाम में जब आपको स्टेटमेंट वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो कंफ्यूज करने की कोशिश करें तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखो, इतना ये जो बाद वाला मैंने बताया ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा, आपके ये स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा। ये ओलंपियाड पॉइंट से इंपॉर्टेंट था। सेमेस्टर वाला पार्ट तो उस प्रूफ पे ही खत्म हो गया और उसके एप्लीकेशन पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपके ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें सब ध्यान में रखना। हर लेक्चर को एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखो, लेकिन एकदम क्लैरिटी रखना अपने थॉट्स में। और कुछ क्वेरीज मेरे को आ रही थी, मैं बीच में बताना चाहूंगा कि कुछ लोग क्लास 9 के मैथ्स के नोट्स की बात कर रहे थे। तो मैं एज अ पर्सनली अगर मेरे से आप सजेशन पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैथ्स सब्जेक्ट में यार बने बनाए नोट्स छाप लेने से कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या उम्मीद करता हूं कि जब आप मेरा लेक्चर देखें तो आप सामने कॉपी पेन लेकर बैठे। यार बहुत कुछ तो मैं बता नहीं देता एक लेक्चर में, सिंपल सा एक टॉपिक लेता हूं, उसको अच्छे से एनालिसिस करता हूं। तो आराम से आप बैठे, मैं जो बोल रहा हूं उसको पहले सुने, पॉज करें, खुद कॉपी पे लिखने की कोशिश करें। अगर कहीं पे अटके तो वापस लेक्चर देखें कि आपने यहाँ पे सर ने अच्छा ये बताया था। वो पूरा जैसे ही तुम एक लेक्चर को पूरा कॉपी पे लिख डालोगे ना, वो तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा। आपको एग्जाम में उसको बस एक बार रिवाइज करना है और ज्यादा नहीं लगने। पूरा मैं अगर मान लो मैंने 10 चैप्टर मैथ्स के पढ़ा दिए आपको ना, तो 10 चैप्टर को आपको रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा लगेंगे ना तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। पूरे 10 चैप्टर 2 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे अगर आप ये रोज करोगे तो इसलिए यार ये नोट्स बस छाप लेना, इससे कुछ नहीं होगा। मैथ्स में कंसेप्ट सुन लिया है, बहुत अच्छा है, सब समझ गए, लेकिन 10 दिन के बाद भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रिकॉल नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया उस पर। इसलिए जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूं तो पढ़ने का मैथ सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं बता रहा हूं, जब कंसेप्ट का पार्ट है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने के बाद उसको क्या करो, कॉपी पे पहले वीडियो पॉज करो, जो मैंने बताया उसको खुद कॉपी पे लिखने की कोशिश करो कि कैसे कैसे मैंने बताया है, याद करो, लिखो, लिखते जाओ। उसके बाद फिर एक बार चेक कर लो कि यही बताया था, कुछ छूट गया क्या मेरे से। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखो। ऐसे करके एक लेक्चर के, हर लेक्चर के नोट्स बनाते जाओ। वो आपके इतने प्यारे नोट्स बनेंगे ना, और आपके लिए वो इतने हेल्पफुल होंगे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रहा हूं ना कि आपके नंबर नहीं कटेंगे भैया। मैथ्स में टीचर आपका नंबर नहीं काट पाएगा, सोचेगा नंबर काटने से पहले कि इस बच्चे का मैं नंबर काटूं तो काटूं का। सबसे सही तरीका ये होता है मैथ्स पढ़ने का। इसलिए कभी भी आप नोट्स के लिए ये मत बोलें कि सर नोट्स नहीं है इसके। भैया इतना अच्छे से तो बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट्स नहीं बना सकते आप। इसी तरीके से जब मैं एक्सरसाइज समझाता हूं तो देखो कंसेप्ट तो मैंने बता दिया है, अब एक्सरसाइज में मैं अप्लाई करना सिखाता हूं। वो चीज अब इतना अच्छे से मैंने बताया ना, खुद भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो जब कोई एक्सरसाइज का लेक्चर हो रहा हो तो सवाल देखो सामने,
सवाल ये है, खुद बनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर प्ले करके देखो, हो सकता है कि मैंने किसी और तरीके से बताया हो, आपने किसी और तरीके से बना लिया हो, सबका दिमाग अलग तरीके से चलता है। तो अगर ऐसा होगा तो और बढ़िया है, 2 मेथड सीखोगे, एक ही सवाल पे 2 मेथड सीख जाओगे। और अगर नहीं बनेगा तो पता चल जाएगा, अच्छा यार यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा था इसलिए नहीं बना। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़े मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th में है, तो इस चीज का ध्यान रखें प्लीज, ठीक है। तो ये तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का। तो ये हमने क्या देख लिया, यहाँ पे प्रूफ देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे ट्रायंगल से रिलेटेड वो यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम बस क्या पढ़ेंगे, जो जो हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे अब इनको हमको अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आर एस अग्रवाल सर की इससे रिलेटेड ट्रायंगल से जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। एक और बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, तो देखो अगर मैं आपको आर एस अग्रवाल के 50 सवाल करवा दूंगा ना, तो उसमें वो जो एनसीईआरटी में 4-5 सवाल दिए होते हैं ना, वो सारे उसमें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। या तो उस सवाल में कुछ नहीं होगा, देखो बता रहा हूं, अगर मान लो एनसीईआरटी में कोई सवाल है, मैथ्स में मैं एनसीईआरटी फॉलो करने से इसलिए मना करता हूं ना, क्योंकि आर एस अग्रवाल एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप उसको पूरा बना लोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे एनसीईआरटी का सवाल ना बने, बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि वो हर कंसेप्ट कवर कर देता है। तो जब मैं आर एस अग्रवाल पढ़ाता हूं या बनवाता हूं, आप आराम से आर एस अग्रवाल सारा देख लो, क्या क्या सवाल मैंने बनाया है, या तो एनसीईआरटी का सवाल उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस क्या होगा, डाटा चेंज रहेगा, मान लो वहां 20 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, सवाल वही का वही रहेगा, या तो ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सवाल किसी ना किसी तरीके से उस पूरे सवाल में आ ही जाएगा। ऐसा रेयरली होता है कि कोई ये सवाल ऐसा मिलता है जिसको आर एस अग्रवाल सर ने कवर नहीं किया है या जो एनसीईआरटी में दिया है। तो अगर आपने आर एस अग्रवाल के सारे सवाल देख लिया ना, एनसीईआरटी के सवाल आपसे बनने ही बनने हैं। और ये तो और अच्छा आपके लिए कि आप आर एस अग्रवाल सारा बना लो, उसके बाद खुद से एक बार एनसीईआरटी ट्राई किया करो। मैं बार बार लेक्चर के एंड में आपको क्या बोलता हूं, मैं आपको यही बोलता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक का डाउट हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर मेरे को लगेगा कि वो सवाल बहुत अच्छा है और इसे मुझे क्लास में बताना चाहिए, तो मैं आपको क्लास में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी वो यहाँ पे सॉल्व कर दी होगी। और चिंता मत करो, जिनका जिनका एग्जाम जिस डेट तक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस डेट तक मैं आपका रिक्वायर्ड सिलेबस कंप्लीट कर दूं। इस चीज की टेंशन प्लीज मत लो, ठीक है। तो जो भी आज पढ़ाया, इसके नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और magnetbase.com पे आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलते आ सकते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।